मुझे ज्यादा खौफ इस बात का था कि वो आयशा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अक्सर वो इस बात का इजहार करती कि सिर्फ मेरी खातिर वो आयशा को बर्दाश्त करती है। राधा की ताकत का मुझे अंदाजा था, लेकिन इस तरह का कब चलता। इस मसले पर राधा से बात करना जरूरी हो गया था। रात का खाना खाने और बच्चों के सोने के बाद मैंने आयशा का शिकवा दूर करने की खातिर उसे अपने पास बुलाया, तो वो कहने लगी, उसामा प्लीज आज की रात सब्र कर लें। मैंने हैरत से उसे देखा। सुबह तुम खुद ही शिकायत कर रही थी, अब इनकार। मुझे उलझन हुई। दरअसल आज मैंने फूफो जमीला को फोन करके सारी सूरत हाल बताई, तो उन्होंने मुझे वजीफा पढ़ने के लिए बताया है। मैं आज रात इसे करने का इरादा किए बैठी हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं कल रात कर लूंगी। उसने मेरा मूड देखकर जल्दी से कहा, यह बात है मोहतरमा, तो हम आपके वजीफे में मखल नहीं होना चाहते। आज की रात आपकी जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने उसकी थोड़ी को छू कर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली। उसने भी शौकी से जवाब दिया। मैं सोने के लिए लेटा तो आयशा जायनमाज बिछाकर अपना वजीफा शुरू कर चुकी थी। कुछ देर में उसके पाकीज़ा चेहरे को देखता रहा, फिर आंखें बंद कर ली। मुझे गुमान ही ना था कि आयशा रात भर वजीफा करेगी। रात को हस्बे मामूल मेरी आंख राधा की आवाज से खुली। लाइट अभी तक जल रही थी। आयशा को मसरूफ देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने क्लॉक पर नजर डाली, रात के 2 बज रहे। मोहन, फौरन बाहर आओ। मेरे कान में राधा की आवाज पड़ी, लेकिन आज उसकी आवाज में हलावत के बजाय तलखी थी। मैंने बेबसी से आयशा की तरफ देखा। वो आंखें बंद किए जिक्र में मसरूफ थी। क्या तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? राधा की तलखी से भरपूर आवाज दोबारा आई। अजीब मुसीबत थी। अगर मैं राधा की बात का जवाब देता तो आयशा सुन लेती। राधा, आयशा जाग रही है, मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ? मैंने आयशा की तरफ देखते हुए दबी दबी आवाज में कहा, क्या तुम चाहते हो मैं अपना वचन तोड़ दूं? राधा की फुनकार मेरे कानों में गूंजी। सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई थी। अगर मैं बाहर जाता तो आयशा देख लेती। चोरी खुलने का वक्त आ गया था। ठीक है मोहन, अब मुझे कोई दोष न देना। मैंने तुम्हारे प्रेम के कारण इस कल्टा को बड़ी छूट दी, परंतु इसने खुद के लिए खटन राह चुन ली है। मैं जा रही हूँ। इस बात को अवश्य अपने ध्यान में रखना। राधा को कष्ट देना तुम्हारी पत्नी को महंगा पड़ेगा। राधा की कह बार आवाज आना बंद हो गई। सुनो राधा, मैंने मुंह के आगे हाथ रखकर सरगोशी की। आज की रात मुझे माफ कर दो। सुबह होते ही मैं कोई ऐसी राह निकाल लूंगा कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा न हो। मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा। कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा उसे पुकारा, राधा, सिर्फ आज की रात सब्र कर लो, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। किसी किस्म का जवाब ना आया। शायद वो नाराज होकर चली गई थी। हजारों खदशात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। एक बार फिर मैंने आयशा की तरफ देखा। वो हर तरफ से बेनियाज अपने वजीफे में मगन थी। मुझे उस पर तरस भी आया कि वो अपने घर को बचाने के लिए किस कदर मेहनत कर रही है। नींद मुझसे कोसों दूर चली गई थी। मुझ पर वहशत तारी होने लगी। राधा की कुवत में अपनी आंखों से देख चुका था। उसके एहसानात अपनी जगह, लेकिन मैं आयशा को भी गलत नहीं कह सकता था। हो सकता है राधा मुझसे बेहद प्यार करती हो, लेकिन आयशा राह रास्त पर थी, जबकि वो भटकी हुई रूह जब जो कुछ भी थी हवस की पुजारन थी। मैंने सर झटक कर इन परेशान कुन ख्यालात से छुटकारा हासिल करना चाहा। सिगरेट की तलब शिद्दत से महसूस हुई। हद तेरे की। मैंने माथे पर हाथ मारा। अगर मैं सिगरेट पीने के बहाने बाहर चला जाता तो आयशा को कोई एतराज ना हो सकता था। हर चंद कि आयशा ने बाहर जाने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना लगाई थी, लेकिन मैं उसके जागने की वजह से ऐसा ना करना चाहता था। यह ख्याल मुझे पहले क्यों ना आया? मैंने झुंझलाकर सोचा। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालकर मैं दबे कदमों दरवाजे के पास पहुंचा। एक नजर आयशा पर डाली। वो आंखें बंद किए अपने विर्द में मसरूफ थी। हत्ताउल इम्कान मैंने बे आवाज तरीके से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। ड्राइंग रूम से गर्म शाल उठाकर कंधों पर डाली और कॉरिडोर का दरवाजा खोलकर लॉन में आ गया। सर्दी ने मुझे कपकपाने पर मजबूर कर दिया। मैंने सिगरेट सुलगाया और चारों तरफ इस उम्मीद पर देखने लगा, शायद राधा इस जगह मौजूद हो जहां हम रोजाना रात को मिला करते थे। हर सू खामोशी छाई हुई थी। जब मैं राधा से मिलने के लिए बाहर आता तो लॉन की लाइट
اس خطرے کے پیش نظر بجھا دیتا تھا کہ اگر عائشہ کی آنکھ کھل جائے اور مجھے بستر پر نہ پا کر وہ باہر نکلے تو رادھا اسے دکھائی نہ دے۔ یہ تو بہت بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اگر رادھا کی خواہش ہوتی تو وہ نظر آتی، ورنہ نگاہوں سے اوجھل رہنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ لیکن اس وقت میں اس بات سے بے خبر تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم سخت سردی میں لان میں کھڑا تھا۔ جب سگریٹ نے میری انگلیوں کو جلایا تو میں چونک اٹھا۔ میں نے سگریٹ کا صرف ایک کش لیا تھا، اس کے بعد مجھے خیال ہی نہ رہا کہ جلتا ہوا سگریٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جلدی سے اسے زمین پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا اور نیا سگریٹ اس آس پر سلگا لیا شاید رادھا واپس آ جائے۔ میں اس وقت تک اس کی ناراضگی کا متحمل نہ ہو سکتا تھا جب تک عائشہ اپنا وظیفہ مکمل نہ کر لیتی۔ سگریٹ کا طویل کش لے کر میں نے ایک بار پھر اس گوشے کی طرف دیکھا جہاں ہم روزانہ راز و نیاز میں مصروف رہا کرتے۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں اندر آ گیا۔ عائشہ حسب معمول اسی حالت میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ تسبیح کے دانوں پر اس کی مخروطی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ میں نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے اب رادھا کیا کرے۔ میں اس بات سے بے حد خوفزدہ تھا کہ وہ کہیں عائشہ یا بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نہ جانے کب مجھے نیند آئی اور سو گیا۔ رات بھر مجھے پریشان کن خواب دکھائی دیتے رہے۔ صبح عائشہ نے مجھے جگایا تو اس کی غزالی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے اسے سونے کا مشورہ دیا تو اس نے کہا میرے دفتر اور بچوں کے اسکول جانے کے بعد وہ نیند پوری کر لے گی۔ میں نے کہا بھی اگر وہ چاہے تو میں عمران سے کہہ کر نازش کو بلوا دیتا ہوں، لیکن اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ اسامہ، اللہ تعالیٰ سے بڑا نگہبان کوئی نہیں ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ ہوا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، وہ قادر کریم ہماری حفاظت کرے گا۔ دوپہر کے قریب میرا دل چاہا میں عائشہ کو فون کر کے خیریت پوچھوں، لیکن یہ سوچ کر اس کی نیند خراب ہوگی میں دل پر جبر کیے بیٹھا رہا۔ 2 بجے میں بچوں کو اسکول سے پک کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چوک پر سرخ بتی دیکھ کر میں نے گاڑی روک دی۔ اچانک میری برابر نئی چمکتی دھمکتی مرسیڈیز آ کر رکی۔ اچھی گاڑیاں ہمیشہ سے میری کمزوری رہی ہیں۔ میں نے تعریفی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر نظر پڑی تو اس طرح سے اچھلا جیسے میرا پاؤں بجلی کے ننگے تار پر پڑ گیا ہو۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کالی داس بڑے کروفر سے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت و حقارت تھی۔ اشارہ سبز ہوا تو اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں نے بھی اپنی گاڑی آگے بڑھائی۔ یہ کمبخت اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عقیدت مند امیر آدمی ہو، میرے دل میں خیال آیا۔ جس طرح ہمارے ہاں پیروں اور عاملوں پر لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں، اسی طرح ہندو بھی اپنے پنڈتوں پجاریوں پر اعتقاد کے معاملے میں ہم سے پیچھے نہیں ہے۔ بچوں کو اسکول سے لے کر میں گھر پہنچا تو عائشہ کھانا تیار کر کے ہم لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ ابھی تک اس نے اپنے وظیفے کے بارے میں مجھے کچھ نہ بتایا تھا۔ میں نے بھی اس خیال سے نہ پوچھا، اگر مناسب ہوگا تو خود بتا دے گی۔ کھانا کھا کر میں دوبارہ بینک روانہ ہو گیا۔ شام تک کام کر کے میں کافی تھک گیا۔ کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر میں نے آنکھیں موند لی۔ گزشتہ رات رادھا کی دھمکی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ دوسری رات بھی میں نے پریشانی کے عالم میں کاٹی۔ عائشہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں دیر تک جاگ کر رادھا کی آواز کا منتظر رہا۔ رات کے جانے کس پہر مجھے نیند آئی۔ دوسری پھر تیسری رات بھی رادھا نہ آئی۔ مسلسل 1 ہفتے تک میں اس کا منتظر رہا۔ ہو سکتا ہے عائشہ کے وظیفے نے اسے اس قابل نہ رکھا ہو کہ وہ مجھ سے مل سکے، اسی لیے وہ اس رات اتنی خفا ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ بچوں کی اصرار پر انہیں باہر گھمانے لے گیا۔ شہر کے نواح میں نہر کے کنارے ایک بے حد خوبصورت پارک بنا ہوا تھا۔ ہم وہاں چلے گئے۔ عائشہ نے بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ باہر جاتے ہوئے یا تو وہ برقع پہنتی یا اتنی بڑی چادر اوڑھ لیتی جسے جسم اچھی طرح ڈھک جائے۔ سیاہ کالی چادر میں اس کا گلابی رنگ کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ چادر کو اس نے ناک پر اچھی طرح جما رکھا تھا۔ اس طرح صرف اس کی سیاہ بھوری سی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ سردیوں کی دھوپ ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ پارک میں زیادہ رش نہ تھا۔ وہاں موجود 2-3 فیملیز واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہم کچھ تاخیر سے پہنچے تھے۔ بچے پارک میں آتے ہی کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ میں اور عائشہ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔
वो घर से चिप्स, पकोड़े और दीगर एशियाई उर्दोनोश बनाकर लाई थी। एक फ्लास्क में चाय थी। बच्चे खाने के साथ साथ खेल भी रहे थे। थोड़ी देर बाद पार्क में हमारे अलावा कोई मुतनफिस न रहा। हम अभी जाने का सोच ही रहे थे कि एक गाड़ी पार्क में दाखिल हुई और उसमें से 5 नौजवान उतरे। हुलिये से वो उबाश दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में एक बैग था। जैसे ही उनकी नजर आयशा पर पड़ी, जो चाय पीने की वजह से चादर चेहरे से हटाए बैठी थी, वो मायनी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखते हुए सीधे उसी हिस्से में आकर बैठ गए जहां हम लोग एक बेंच पर बैठे थे। हमसे थोड़े फासले पर उन्होंने एक चादर घास पर बिछाई और बैठ गए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ये एक पब्लिक प्लेस थी। हम किसी को उठा तो नहीं सकते थे। लेकिन सारा पार्क छोड़कर उन्होंने जानबूझकर हमारे नजदीक डेरे लगाए थे। वो बार बार आयशा की तरफ देखते और जूम आईनी फिक्रे कसते थे। आयशा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। उसामा वापिस चले, उसने चादर को अच्छी तरह चेहरे के गिर्द लपेट कर कहा। मैं भी यही सोच रहा था। वो शायद हमारा इरादा भांप चुके थे। एक लड़के ने बैग से शराब की बोतल निकाली और मुंह से लगाकर घटाघट कई घूंट भर लिए। जैसे ही हम जाने के लिए उठे, वही लड़का सीधा हमारी तरफ आया। उसके हाथ में सिगरेट था। आपके पास माचिस होगी? उसने हवस भरी नजरों से आयशा को देखते हुए पूछा। मेरा चेहरा गुस्से से तप गया। आयशा मेरी कैफियत भांप चुकी थी। वो जल्दी से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। नहीं, मैंने कहर आलूद नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा और बेंच से खड़ा हो गया। माचिस नहीं है तो क्या हुआ? इस हसीना के आंच देते हुस्न से सिगरेट सुलगा लो। ग्रुप में बैठे लड़कों में से एक ने बुलंद आवाज से कहा। उसकी बात सुनकर बाकियों ने कहकहा लगाया। मेरे तन बदन में आग लग गई। लेट्स गो उसामा, आयशा ने कहा। वाह, अंग्रेजी बोलती है, लगती भी शक्ल से मैम है। बाकी लड़के भी उठकर हमारे नजदीक पहुंच गए। उन्होंने हमारे गिर्द दायरा बना लिया था। सब छटे हुए बदमाश थे। मेरे अंदर मजीद जब्त करने का मादा न रहा। तुम लोगों को तमीज नहीं किसी शरीफ आदमी से बात करने की? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं गुस्से में गरजा। दिल तो चाह रहा था उनकी गर्दनें तोड़ दूं, लेकिन आयशा की मौजूदगी में मैं किसी किस्म का हंगामा ना करना चाहता था। वरना उनमें से एक ने तंजिया मुस्कुराहट होंठों पर लाकर पूछा, वरना ये मेम हमें तोहफे में दे देगा। दूसरे ने लुकमा दिया। उसकी बात पर सबने कहकहा लगाया। वो हलक फाड़ कर हंस रहे थे। आयशा ने जल्दी से आकर मुझे बाजू से पकड़ लिया। छोड़े उसामा, इन बेगैरतों के मुंह क्या लगना, जिन्हें माँ बहन की इज्जत का ही एहसास नहीं। वो धीमे लहजे में बोली। बच्चे हमारे पास आकर हैरत से उन आदमियों को देख रहे थे। जाती कहाँ हो मैम साहब? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि चौधरी नवाज घुम्मन को कोई लड़की पसंद आ जाए और वो उसे खुश किए बगैर चली जाए। जिस लड़के ने माचिस मांगी थी, उसने आयशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। वही उनका सुरगना लग रहा था। मैंने जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। वो उलट कर पीछे जा गिरा। मेरे बदन में आग भर गई थी। पूरी कुवत से पड़े घूंसे ने उसके सामने वाले दांत उखाड़ दिए और उसके मुंह से खून जारी हो गया। बाकी लड़कों ने हैरत से देखा। उनके गुमान में भी न था कि मैं इस कदर जुर्रत का मुजाहिरा करूंगा। आयशा हरासा सी एक तरफ खड़ी हो गई। घूसा खाकर गिरने वाले ने अपने हाथ से खून साफ करते हुए जेब से रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर तान लिया। आयशा बच्चों को लेकर जरा दूर चली गई थी। वो चारों तरफ देख रही थी ताकि कोई नजर आए तो उसे मदद के लिए पुकारे। मैं कोई बुजदिल न था। कॉलेज लाइफ में मैंने बकायदा मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की थी। मैं इस फन में ब्लैक बेल्ट था। उन चारों से निपटना अगरचे आसान न था, फिर भी मैं पीठ ना दिखा सकता था। उन्होंने मेरी गैरत को ललकारा था। जिसने खुद को चौधरी नवाज कहा था, वो कहर आलूद नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। दम बदम उसकी उंगली ट्रिगर पर सख्त हो रही थी। मैं चौकन्ने अंदाज में रिवॉल्वर को बदस्तूर देख रहा था। इस लड़की को उठाकर मेरी गाड़ी में डालो। मैं इस हरामी को अभी कब्र में उतार कर आता हूँ। उसने मुझ पर नजर रखते हुए अपने साथियों से कहा, खुदा के लिए हमें जाने दो। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ। हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? आयशा ने नौजवान को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो हजियानी अंदाज में चिल्लाई। बच्चे माँ की टांगों से चिपके रो रहे थे। मुझे मौत का खौफ नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कुछ आयशा के साथ होता, मुझे उसका खूब अंदाजा था। मैं इस ताक में था कि उसकी नजर हटे और मैं उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन कर उस पर खाली कर दूं। मेरी रगों में खून के बजाय आग दौड़ रही थी। करीब था कि दूसरा हरामी आयशा का हाथ पकड़ता। अचानक मेरे नथनों से गुलाब की महक टकराई। फिर फौरन राधा की सरगोशी उभरी। मोहन, चिंता न करो। देखो मैं अभी इन हराम के जनों संग क्या करती हूँ। जैसे किसी को मुफ्त अकलीम की दौलत मिल जाए। मेरा सीना घस भर चौड़ा हो गया। हरामजादे, अगर तूने अपनी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मैंने गरज कर उससे कहा, जो आयशा की जानी बढ़ रहा था। वो ठटक कर रुक गया।
अबे बुजदिल, तेरी माँ का ये कसम क्या कर सकता है? इसे तो मैं अभी लंबा लिटा देता हूँ। तू छोकरी को उठा। पिस्तौल बता धाड़ा। राधा के आने से मेरा हौसला बहुत बढ़ गया था। मैंने रिवॉल्वर वाले पर हाथ डाल दिया। वो भी चौकन्ना खड़ा था। जल्दी से पीछे हटकर ट्रिगर दबा दिया। उसने बेदरेक मुझ पर गोली चला दी थी। पिस्तौल से ठुस की आवाज निकली। उसने फिर ट्रिगर दबाया। इस बार भी ऐसी आवाज निकली जैसे गोली नाल में फंस गई हो। वो जुनून में रिवॉल्वर की लुबलुबी दबाता चला गया। नतीजा हर पे साबित रहा। झुंझलाहट में उसने पिस्तौल मुझ पर खींच मारा, जिसे मैंने कैच कर लिया। उसके दोस्त आंखें फाड़े हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने एक नजर आयशा की तरफ देखा। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। अगर तेरे दिल में और हसरत है तो वो भी निकाल ले हराम के नुत्फे। फिर मैं तुझे बताता हूँ कि तूने किसे ललकारा है। मैंने दबंग लहजे में कहा। शाम का अंधेरा दम बदम गहरा हो रहा था। वो अभी तक हैरान था कि फायर करने के बावजूद गोली क्यों नहीं चली। चारों अब भी हमें घेरे खड़े थे, लेकिन उनमें वो दम खम ना रहा था। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो उनमें से एक ने पिंडली से बंधा खंजर निकाल लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो खंजर पकड़े मोहतात कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मोहन, इसे खंजर से अपने शरीर पर वार करने देना। मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाती हूँ। राधा की सरगोशी एक बार फिर मेरे कान में उभरी। मैं चौंक गया। कहीं राधा मुझे धोखा ना दे दे। मुझ पर विश्वास रखो मेरे मीत। उसकी शौकी आवाज मेरे कान के बिल्कुल करीब से आई। इतने में खंजर बदस्त मेरे करीब आ चुका था। वो चौकन्ने अंदाज में खंजर तोलता मुझ पर वार करने के लिए तैयार था। बिजली सी चमकी और खंजर मेरे सीने से टकरा गया। आयशा की करपनाक चीख ने फिजा का सीना चीर दिया। एक लम्हे के लिए तो मैं भी कांप गया। यूं लगा जैसे अभी खंजर मेरे सीने में उतर जाएगा। लेकिन दूसरा लम्हा सबको हैरत के समंदर में गोताजन कर गया। वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहा था। खंजर मेरे सीने से टकराकर दो टुकड़े हो गया था। उन सब के चेहरों से खौफ झलकने लगा। वो आहिस्ता कदमों से पीछे हट रहे थे। कहाँ जाते हो? अब अपने बाप को कब्र में ना उतारोगे? मैंने जहर खंड से कहा। पिस्तौल उठाकर हवा में एक दो फायर कर दूं। राधा ने मुझसे कहा। मैंने उसके कहे पर हर्फ ब हर्फ अमल किया। इलाका गोलियों की गूंज से लरस गया। 5 फायर करके मैंने पिस्तौल का रुख चौधरी नवाज की तरफ कर दिया। उसकी टांगें लरजने लगी। मम्मा मम मुझे माफ कर दो मेरे बाप। उसकी घगियाती आवाज बमुश्किल निकली। उसके साथियों ने अचानक दौड़ लगा दी। हर बदमाश दरअसल अंदर से बुजदिल होता है। जब उन्होंने मौत अपने सर पर मंडलाती देखी तो फरार होना मुनासिब समझा। चौधरी नवाज भी भागने की फिक्र में था, लेकिन पिस्तौल की नाल उसके सीने की तरफ उठी हुई थी। उसके साथी बमुश्किल चंद गज भागे होंगे कि ऊंधे मुंह जा गिरे। कुछ देर पड़े रहे, उसके बाद सब आकर मेरे कदमों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो उस्ताद, हम आइंदा भूल कर भी तुम्हारी तरफ ना देखेंगे। वो सब कोरस में गड़गड़ाए। मोहन, अपनी पत्नी को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। दादा ने दूसरी हदायत दी। मैंने एक नजर आयशा की तरफ देखा। वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। जो कुछ हुआ वो उसे हैरत जदा करने के लिए काफी था। मैंने आयत को गोद में उठाकर हैरान परेशान खड़ी आयशा को चलने का इशारा किया और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। आयशा ने जल्दी से एहसन का हाथ पकड़कर मेरी तकलीद की। वो चारों जमीन पर यूं साकित बैठे थे जैसे जिंदा इंसान नहीं, पत्थर के मुजस्सिमे हों।